जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हत्याकांड की जिसकी कल्पना भी करना नामुमकिन है। ऐसी हत्या जिसने पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया को हिला कर रख दिया। एक ऐसी हत्या जिसके होते ही वक्त ठहर सा गया, पूरे देश को हिला के रख देने वाली इस वारदात की कहानी आंखों देखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दिल को झंझोर देने वाली इस वारदात को सुनकर महसूस किया जा सकता है कि दिल थाम कर बैठिए। अगले कुछ मिनट बेहद खास इसलिए भी हैं क्योंकि देश में कुछ इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर देश के गृह मंत्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व ने काफी हद तक इस पर कंट्रोल भी कर लिया है। देश में एक नाम जो इस वक्त बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, पंजाब के वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख खालिस्तानी समर्थक, जिसने गृह मंत्री अमित शाह को खुली धमकी दी कि इंदिरा गांधी की तरह अमित शाह को भी चुकानी होगी कीमत। अलग खालिस्तान की मांग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वो खालिस्तान आंदोलन को आगे बढ़ने नहीं देंगे। अमृतपाल ने कहा कि इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही किया था, अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो आपको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमृतपाल ने कहा कि जब लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं तो हम खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकते। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खालिस्तान का विरोध करने की कीमत चुकाई थी। हमें कोई भी नहीं रोक सकता, फिर चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, अमित शाह हों या फिर भगवंत मान हों। इस तरह का बयान अमृतपाल का आते ही देश की राजनीति में भूचाल सा आ गया। देखते ही देखते प्रशासन के आला अधिकारी हरकत में आते दिखाई दिए। परिणाम स्वरूप पुलिस ने कई जगह छापेमारी कर अमृतपाल की गिरफ्तारी करना चाहा, परंतु अमृतपाल भेष बदलकर पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। अमृतपाल ने विगत 1984 में हुए इंदिरा गांधी हत्याकांड दोबारा दोहराने की बात कर डाली। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इंदिरा गांधी की हत्या खुद के ही घर में किस तरह से गोलियों से भूनकर कर दी गई। 38 साल पहले वक्त ठहर सा गया था। देश की ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही घर में गोलियों से भून दिया गया। पूरे देश को हिला देने वाली इस वारदात की पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। उड़ीसा में जबरदस्त चुनाव प्रचार के बाद इंदिरा गांधी 30 अक्टूबर की शाम दिल्ली पहुंची। दिवाली का समय था, सुबह में जनता दरबार लगता था। उनके इंटरव्यू के लिए बाहर से एक टीम आई हुई थी। आयरिश फिल्म डायरेक्टर उस्तिनोव को इंटरव्यू लेना था। खुली जगह पर इंटरव्यू करना था। वहां दिवाली के पटाखे पड़े हुए थे, उनको साफ करवाया गया। सुबह के 8 बजे इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर के धवन जब इंदिरा गांधी के कमरे में गए तो वह मेकअप करवा रही थीं। अब तक घड़ी में 9 बजा दिए थे। लान भी साफ हो चुका था। इंटरव्यू के लिए सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। चंद मिनटों में इंदिरा गांधी अकबर रोड की तरफ चल पड़ी। वक्त हुआ था 9:05। आर के धवन भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल नारायण सिंह उनके साथ थे। तेज कदमों से चलते हुए मौत की करीब उस गेट के करीब 11 फीट दूरी पर नारायण सिंह ने देखा कि गेट के पास सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह तैनात था। ठीक बगल में बने संतरी बूथ में कांस्टेबल सतवंत सिंह भी अपने स्टेट गन के साथ मुस्तैद खड़ा था। आगे बढ़ते हुए इंदिरा गांधी संतरी बूथ के पास पहुंची। बेअंत और सतवंत को इंदिरा गांधी ने हाथ जोड़ते हुए नमस्कार भी किया। उन्होंने क्या जवाब दिया शायद ये कोई नहीं जानता, लेकिन बेअंत सिंह ने अचानक अपनी सरकारी रिवॉल्वर से इंदिरा गांधी पर गोली दाग दी। सेकंड के अंतर में बेअंत सिंह ने 2 और गोलियां इंदिरा गांधी के पेट में उतार दी। 3 गोलियों ने इंदिरा गांधी को जमीन पर झुका दिया। आसपास खड़े सभी लोग चौबक्के रह गए। इंदिरा के मुंह से क्या आवाज निकली शायद ये किसी को नहीं पता, लेकिन तभी संतरी बूथ पर खड़े सतवंत की स्टेट गन भी इंदिरा गांधी की तरफ घूम गई। जमीन के नीचे गिरती हुई इंदिरा गांधी पर सतवंत ने एक के बाद एक गोलियां दागनी शुरू कर दी। 1 मिनट में सतवंत ने अपनी स्टेट गन की पूरी मैगजीन इंदिरा गांधी पर खाली कर दी। स्टेट गन की 30 गोलियों ने इंदिरा गांधी के शरीर को भून कर रख दिया। हेड कांस्टेबल नारायण सिंह हो या आर के धवन, सब हक्के बक्के थे। वक्त जैसे थम सा गया था। पास में खड़े एसीपी दिनेश चंद्र भट्ट ने तुरंत बेअंत और सतवंत को काबू में लिया। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में बेअंत वहीं पर ढेर कर दिया गया। सतवंत को भी 12 गोलियां लगी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। इस बीच इंदिरा गांधी को लेकर एम्बेसडर कार तेजी से एम्स की तरफ भागी। इंदिरा गांधी के शरीर से लगातार खून बह रहा था। शरीर का तापमान तेजी से नीचे गिरता जा रहा था। डॉक्टरों ने तुरंत ऑक्सीजन मशीन लगाई।
हालांकि इंदिरा गांधी की पल्स जा चुकी थी, जिंदगी का कोई निशान उनके शरीर में नहीं दिख रहा था। फिर भी 12 डॉक्टरों की टीम ने चमत्कार की आस में उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की। भगवान का दर्जा पाने वाले डॉक्टरों ने भी हथियार डाल दिए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर कांग्रेस के दिग्गजों की भीड़ लग गई थी। सब मान चुके थे कि अब इनका बचना नामुमकिन है। अब यह संकट खड़ा होने लगा कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। राजीव गांधी भी पश्चिम बंगाल का दौरा रद्द कर दिल्ली पहुंच चुके थे। सभी की राय थी राजीव गांधी को सत्ता सौंपी जाए। सोनिया गांधी के मना करने के बाद भी आखिरकार दोपहर 2:23 पर आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया गया कि इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी है। ये बहुत बड़ा तूफान था। लोग इंदिरा गांधी की मौत की खबर से बुरी तरह सन्न थे। लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ये खबर बीबीसी ने रेडियो पर कुछ देर बाद चलाई, लेकिन जब ये खबर चली तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। जल उठी थी दिल्ली। दोपहर ढलते ढलते एम्स से वापस लौटते लोगों ने कुछ इलाकों में तोड़फोड़ भी शुरू कर दी थी। गुजरती हुई बसों से सिक्कों को खींच खींच कर मारा जाने लगा। सिक्कों को मारने का सिलसिला पूरी दिल्ली में फैल गया। उस वक्त के हालात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इंदिरा गांधी की मौत की घोषणा के बाद दिल्ली में सन्नाटा पसर गया। सड़कों पर चल रही गाड़ियां ना जाने कहां गायब हो गईं। ऐसा लगा जैसे कर्फ्यू लग गया हो। लेकिन इस सन्नाटे के बीच सिख विरोधी नारे लगातार बढ़ते जा रहे थे। 31 अक्टूबर के सूरज ने दिन भर में बहुत कुछ देख लिया था। डूबते सूरज की लाली रोशनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जलते हुए घरों से उठती हुई रोशनी वो भी तो लाल ही थी।